नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीईटी एग्ज़ाम 2024 से संबंधित राजस्थान जीके की क्लास में। तो आज की हमारी 20वीं क्लास होने वाली है। 2000 प्रश्नों की सीरीज में 20वीं क्लास की बात करेंगे। तो आज के प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो सीईटी एग्ज़ाम जो हमारे ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम है, वो तो हमारे सितंबर में है और अक्टूबर में हमारे 12th लेवल वाला एग्ज़ाम है। तो दोनों एग्ज़ाम की दृष्टि से राजस्थान जीके इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों की मतलब कि व्याख्या के साथ बात करेंगे। तो आज के मॉडल पेपर में हम 30 प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम 531वें प्रश्न से। तो आगे की ओर बढ़ते हैं 531वें प्रश्न से। माओ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? तो माओ जी के अनुयायी जो है वो उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? तो बात करते हैं वामन, वराह, कल्कि, मत्स्य। तो किसका अवतार मानते हैं? तो अवतार मानते हैं हमें उन्हें कल्कि का अवतार। किसका अवतार मानते हैं? कल्कि का अवतार। और माओ जी जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? वागड़ क्षेत्र से। वागड़ क्षेत्र से संबंधित हैं। कौन? तो संत माओ जी। और संत माओ जी की बात करें तो ये डूंगरपुर में नवा टापरा, जो नवा टापरा सावला डूंगरपुर है, वहाँ पर इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की। और इनकी बात करें इनमें तो जो माओ जी है, माओ जी द्वारा चोपड़ा ग्रंथ की रचना की गई। चोपड़ा ग्रंथ की रचना की गई। और इन्होंने जो है वो लसोड़िया आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? लसोड़िया आंदोलन चलाया था। तो ये मेन मेन बात हो गई किनसे संबंधित? संत माओ जी से संबंधित। चोपड़ा ग्रंथ की रचना की, निष्कलंकी संप्रदाय सावला नवा टावरा डूंगरपुर में, और बेनेश्वर धाम की स्थापना की इन्होंने, और लसोड़िया आंदोलन चलाया। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन से लोक देवता जो हैं वो प्लेग रक्षक या ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? देवनारायण जी, पप्पू जी, गोगा जी, रामदेव जी। प्लेग रक्षक या ऊँटों के देवता है लक्ष्मण के अवतार। लक्ष्मण के अवतार इसके रूप में किन्हें पूजा जाता है? पप्पू जी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पप्पू जी को पूजा जाता है प्लेग रक्षक, ऊँटों के देवता और लक्ष्मण के अवतार के रूप में। और बात करें पप्पू जी की, पप्पू जी का जन्म कब हुआ? 1239 में कोलवंड फलौदी में जन्म हुआ। और इनके पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम था धांधल जी। धांधल जी। और माताजी का नाम था कमला दे। इनकी माताजी का नाम था कमला दे। और सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय, सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? पप्पू जी को जाता है। पप्पू जी जो हैं वो राहिका जाति का आराध्य देव कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी लोक देवी थार की वैष्णो देवी कहलाती है? चीण माता, चामुंडा माता, तन्नौट माता, आवड़ माता। तो थार की वैष्णो देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तन्नौट माता को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तन्नौट माता को थार की वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाता है। इसका मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में। तन्नौट जैसलमेर में इसका मंदिर है। और इसे अन्य किस नामों से जाना जाता है? रुमाल वाली देवी। रुमाल वाली देवी। बीएसएफ के जो जवान होते हैं उन जवानों की, बीएसएफ के जवानों की देवी के रूप में पूजा जाता है। और किस रूप में से पूजा जाता है? तो ये जो है वो जैसलमेर में मतलब कि थार की वैष्णो देवी कहलाती हैं। और जैसलमेर में संबंधित जो पाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? स्वांग्य माता। स्वांग्य माता पाटी राजवंश की कुल देवी है। अगला प्रश्न 534वां प्रश्न। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पड़ता है? सीताबाड़ी मेला अरनोद, प्रतापगढ़, चौथ का बरवाड़ा, केलवाड़ा, पुष्कर। तो हमारे सीताबाड़ी जो मेला है, सीताबाड़ी मेला जो है वो कहाँ पर पड़ता है? केलवाड़ा बारा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। केलवाड़ा बारा में पड़ता है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला जो है वो हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला या शहरियों का कुंभ। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला। और कौन सा? तो शहरियों का कुंभ। शहरियों का कुंभ कहलाता है। और इसकी बात करें सीताबाड़ी के मेले की, तो सीताबाड़ी का मेला कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है सीताबाड़ी का मेला। अगला प्रश्न हमारा 535वां प्रश्न। राजस्थान में कजली त्योहार का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में कजली त्योहार का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? पुष्कर, बारा, बांसवाड़ा, बूंदी। तो कजली त्योहार जो है उसका मतलब कि कहाँ मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बूंदी का। कजली त्योहार के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कजली त्योहार जो है वो कब मनाया जाता है? ये आता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और इस दिन जो तीज आती है उसे क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज, बुड्ढी तीज, सातुड़ी तीज, बुड्ढी तीज, और क्या कहते हैं? बड़ी तीज। ये इसे कहते हैं कजली तीज को। और कजली तीज का त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का। और तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं?
जो भील पुरुष होते हैं वो अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं सापा, उसे क्या कहते हैं? पोत्या, फेटा, कछाबू, खोइतू। तो उसे क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए। तब तक बात करते हैं फेटा। फेटा जो होता है केसरिया, केसरिया या सफेद लाल रंग का, लाल पीले रंग का सापा होता है, रंग बिरंगा सापा होता है जिसे फेटा कहा जाता है। कछाबू, कछाबू किसे कहते हैं? तो महिलाओं की घाघरा, जो भील महिलाओं का घाघरा होता है, भील महिलाओं का घाघरा, उसे कछाबू कहते हैं। और बात करें इसमें तो खोइतू, खोइतू जो होता है, खोइतू किसे कहते हैं? तो भील पुरुषों के जो कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी होती है। भील भीलों में भीलों में पुरुषों में कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी, कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी। और पोतिया जो है वो सफेद सपा होता है जो सिर पर बालों को ढकने के लिए बांधा जाता है। अगला प्रश्न, किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? बरसिंह, बेरीसाल, शंभू, सुभानदास देव, नरपाल। तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बरसिंह ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बरसिंह ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और इसी को क्या कहते हैं? तिलस्मी किला भी कहते हैं, तिलस्मी किला भी कहते हैं। और तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ दुर्ग जो है उसके बारे में मतलब कि जो रुडियार्ड किपलिंग है उसने कहा था ये दुर्ग जो है वो मानव द्वारा नहीं भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है। रुडियार्ड किपलिंग, नोट कर लीजिएगा, रुडियार्ड किपलिंग द्वारा कहा गया था। और बरसिंह ने इसका निर्माण कब करवाया? तो बरसिंह हाड़ा जो था उसने 1354 में इसका निर्माण करवाया बूंदी का। और कौन सी पहाड़ियों पर है ये कमेंट करके बताइए आप सभी, कौन सी पहाड़ियों पर निर्मित है तारागढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, देलवाड़ा में जैन मंदिर, जो जैन तीर्थंकर हैं, नेमिनाथ का मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया? जो जैन मतलब कि देलवाड़ा में कितने मंदिर हैं? जैनों से संबंधित 5 मंदिर है। उसमें उनमें से जो नेमिनाथ का मंदिर है उसका निर्माण किसने? हिंदेव ने, विमल शाह ने, तेजपाल ने, शोभन देव ने। तो देलवाड़ा में जो नेमिनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तेजपाल के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तेजपाल के द्वारा। कब करवाया गया? 1230 में, 1230 में निर्माण करवाया गया। और तेजपाल को जो मतलब कि वास्तुकार था, तेजपाल का शिल्पी या फिर वास्तुकार जो था शोभन देव था, शोभन देव द्वारा नेमिनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। और इसे क्या कहते हैं? मतलब कि नेमिनाथ जी का मंदिर भी कहते हैं और लुणव शाही मंदिर भी कहते हैं, लुणव शाही मंदिर भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना। इसके अलावा जो विमल शाह का मंदिर है, विमल शाह का मंदिर है उसका निर्माण विमल शाह द्वारा करवाया गया। और इसे मतलब कि आदिनाथ का मंदिर कहते हैं, आदिनाथ मंदिर कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा 539वां प्रश्न। 539वां प्रश्न है, हवा मंदिर के हवा हवा महल के मंदिर का निर्माण कब करवाया गया? जो हवा महल है उसका निर्माण 1700 में, 1799 में, 1775 में, 1840 में। तो हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया गया। ये कितने मंजिला है? 5 मंजिला है, 5 मंजिला है। और 5 मंजिला जो ये हवा महल है मतलब कि इसके जो कारीगर थे उसका नाम क्या था? तो इसके कारीगर जो थे उसका नाम था लालचंद उस्ता। लालचंद जो थे इसके कारीगर थे, लालचंद कारीगर जो थे इसके कारीगर थे। इसके 5 मंदिर के नामों की बात करें तो एक तो शरद मंदिर, और कौन सा? रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ये सभी इसके पांचों मतलब कि 5 मंजिलों के नाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न 540वां प्रश्न। 540वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी किस जिले में स्थित है? जो महाराणा प्रताप की छतरी है वो किस जिले में? राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़। तो महाराणा प्रताप की छतरी किस जिले में स्थित है? बांडोली, सलूम्बर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बांडोली, सलूम्बर में स्थित है महाराणा प्रताप की छतरी। और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहाँ पर है? बलीचा में। बलीचा किस जिले में आता है? कमेंट करके बताइए बलीचा किस जिले में आता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, राजवी राजवी, सरदार, मुस्तदी और गनायक किस राज्यों के सामंतों की श्रेणियां हैं? जो राजवी, सरदार, मुस्तदी और गनायक हैं वो मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर, जयपुर। तो किस राज्य की सामंत श्रेणियां हैं? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मारवाड़ की। मारवाड़ की सामंत श्रेणियां हैं राजवी, सरदार, मुस्तदी, गनायक। राजवी होता है, राजवी जो है उसके बारे में पूछा गया प्रश्न है, 2023 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि मारवाड़ के सामंत, मारवाड़ के वे सामंत जिनके मतलब कि जो राजा के निकट संबंधी होते हैं उनके 3 पीढ़ियों से मतलब कि कुछ कर माफ होता है, यानी कुछ कर माफ होता है, जैसे चाकरी कर या रेख कर जो होते हैं वो माफ होता है। ये सामंत श्रेणियां हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य ने संधि कब की? जो अंग्रेजों के साथ करौली राज्य था उसने संधि कब की? 9 नवंबर 1817, 17 नवंबर 1817, 26 दिसंबर 1817, 9 मार्च 1817, सॉरी 1818। तो करौली ने संधि कब की? 9 नवंबर 1817 को। करौली ने संधि की 9 नवंबर 1817 को। इस यहाँ का शासक कौन था? हरबख्श पाल, हरबख्श पाल ने संधि की करौली के।
इसके बाद 17 नवंबर 1817 को हमारे टोंक के अमीर खां टोंक टोंक के अमीर खान ने संधि की। 26 दिसंबर 1817 को किसने की? कोटा ने। कोटा का शासक कौन था? उमेद सिंह। उमेद सिंह कोटा ने संधि की। इसके बाद 9 मार्च 1818, इसको किसने संधि की? कमेंट करके आंसर बताइए। कमेंट में आंसर बताइए 9 मार्च 1818 को संधि किसने की। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे? मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र, तो मेजर बर्टन के दोनों पुत्रों की बात करें तो दोनों पुत्रों का नाम था, एक का तो नाम था फ्रैंक, एक का नाम था ऑर्थर। फ्रैंक और ऑर्थर दोनों इसके पुत्र थे मेजर बर्टन के। और कहाँ मारे गए थे? जयपुर, कोटा, टोंक, धौलपुर। तो किस विद्रोह के दौरान जो मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या हुई थी? कोटा में। कोटा के क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्र और दो डॉक्टर सेल्डर और क्वांटम, पांचों की हत्या कर दी थी। और जो मतलब कि राम सिंह द्वितीय थे, यहाँ का शासक था राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय की जो मतलब कि दरबारी जो था वो देवीलाल, उसके द्वारा भेजा गया देवीलाल जो था उसको मतलब कि उसकी भी हत्या कर दी थी। और कोटा का विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को। और इससे संबंधित जो मुख्य नेता थे वो कौन थे? मेहराब खां और जयदयाल और मेहराब खां इससे संबंधित नेता थे। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो कौन से युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? हिंदली घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। तो कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दिवेर का युद्ध। कब हुआ दिवेर का युद्ध? 1582 में। और हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है? ये 1576 में हुआ, जून 1576 में हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 17 मार्च 1527 को हुआ। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। ये सभी युद्ध जो है वो मेवाड़ रियासत से संबंधित है। सारंगपुर का युद्ध जो कुंभा द्वारा लड़ा गया, खानवा का युद्ध सांगा द्वारा, दिवेर और हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया। अगला प्रश्न हमारा, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई? मारवाड़ सेवा संघ 1918, 1920, 1923, 1934। तो मारवाड़ सेवा संघ इसकी स्थापना कब हुई? 1920 में जय नारायण व्यास द्वारा। किसकी स्थापना? मारवाड़ सेवा संघ की। 1918 में चांदमल सुराणा और जय नारायण व्यास द्वारा मरुधर जो चांदमल सुराणा था उसके द्वारा मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। इसका पुनर्गठन 1923 में जय नारायण व्यास द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम से किया गया। और 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन, और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ? भंवरलाल सुनार की अध्यक्षता में हुआ। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता शोभाराम, मंगल सिंह, किशनलाल जोशी, टीकाराम पालीवाल। तो भरतपुर राज्य से संबंधित कौन से आंदोलनकारी थे? तो किशनलाल जोशी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किशनलाल जोशी जो थे वो भरतपुर क्षेत्र के मतलब कि आंदोलनकारी थे। अगला प्रश्न हमारा, तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? मेवाड़ प्रजामंडल का 1938, 1939, 1941, 1942। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में हुआ। जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो जिसकी अध्यक्षता किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो जेबी कृपलानी ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन किसने किया? जेबी कृपलानी ने। और इसके साथ कौन थी? विजय लक्ष्मी भी इसमें मतलब कि भाग लिया था, विजय लक्ष्मी ने। और बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1938 में। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ। और इसका अस्थायी कार्यालय कहाँ रखा जाता था? अजमेर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। अस्थायी कार्यालय अजमेर में था इसका। अगला प्रश्न, 25 अप्रैल 1934 में कटरातल सम्मेलन का संबंध किस क्षेत्र से है? जोधपुर, जयपुर, सीकर, उदयपुर। तो 25 अप्रैल 1934 के कटरातल सम्मेलन का संबंध सीकर से है। शेखावटी क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मेलन था, महिलाओं द्वारा बुलाया गया सम्मेलन था। इसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। और इसकी बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी और उत्तमा देवी दोनों ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इससे संबंधित नेता कौन थे? हरदयाल ठाकुर देशराज और नरोत्तम लाल जोशी जो है वो हमारे किससे संबंधित है? चकात आंदोलन से संबंधित है। शेखावटिया चकात आंदोलन से संबंधित नरोत्तम लाल जोशी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न 549वां प्रश्न है। तो 549वें प्रश्न की बात करते हैं,
मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? जो मोतीलाल तेजावत थे वो किस आंदोलन से संबंधित थे? कमेंट करके बताइए। फलाशिया गांव से, सामलिया गांव से, कोलियारी गांव से, मानगढ़ गांव से। तो मोतीलाल तेजावत का संबंध किस गांव से था? कोलियारी गांव से। कोलियारी गांव से मोतीलाल तेजावत संबंधित थे। इन्हें लोग बाबूजी के नाम से पुकारते थे, बाबूजी के नाम से पुकारते थे। भील बोमट आंदोलन इन्होंने चलाया था। कौन सा आंदोलन? भील बोमट आंदोलन। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो भील बोमट आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1921 में। 1921 में कहाँ से हुई? मातकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। मातकुंडिया चित्तौड़गढ़ से इन्होंने भील बोमट आंदोलन की शुरुआत की। और मोतीलाल तेजावत जो थे उन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र रखा था मेवाड़ महाराणा के सामने। और ये किससे संबंधित था? तो भील आंदोलन से संबंधित था 21 सूत्री मांग पत्र। और मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? आप सभी को पता है, 17 नवंबर 1913 को। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में राजधानी कौन सी थी? तो राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में राजधानी अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। तो कौन सी, मतलब कि आप सभी कमेंट करके बताइए कि कौन सी समिति थी, उसकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। तो बात करते हैं दूसरे चरण में। दूसरे चरण में हमारी कोटा राजधानी थी, सेकंड चरण में। फर्स्ट चरण में हमारी अलवर राजधानी थी, फर्स्ट चरण में। तीसरे चरण में उदयपुर राजधानी, उदयपुर तीसरे चरण में। और बात करें तो चौथे चरण के बाद जयपुर को राजधानी बनाया गया। और ये किस समिति की सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, इसकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? जो संविधान है उसके कौन से अनुच्छेद के अंदर राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है? अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155। तो संविधान में मतलब कि राज्यपाल की शपथ से संबंधित जो 159वां अनुच्छेद है, इसमें राज्यपाल की शपथ दी हुई है। 158 में क्या है? तो 158 में राज्यपाल के पद के तो शर्तें हैं। 154 में क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। 155 में क्या है? तो 155 में जो है वो क्या है? नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। और जो राज्यपाल है उसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है मतलब कि जो हाई कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 552वां प्रश्न। 552वां प्रश्न है संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत कौन शपथ नहीं लेता? जो राज्य संविधान की तीसरी अनुसूची है उसके तहत कौन शपथ नहीं लेता? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, विधानमंडल का सदस्य। तो तीसरी अनुसूची के तहत कौन शपथ नहीं लेता? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता। तीसरी अनुसूची के तहत जो मुख्यमंत्री, मध्य संघ, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, विधानमंडल के सदस्य, ये सभी जो है वो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान जिला योजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान जिला योजना समिति है उसमें कितने सदस्य? 35, 30, 40, 25। राजस्थान जिला योजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 25 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है रेड कोर की स्थापना कब हुई? जो राजस्थान रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो है उसकी स्थापना कब हुई? नवंबर 2004, अक्टूबर 2004, नवंबर 2011, अक्टूबर 2011। रेड कोर की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 2004 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अक्टूबर 2004 में रेड कोर की स्थापना हुई। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है राज्य मुख्यमंत्री पर्यटन संबल योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन संबल योजना कब प्रारंभ हुई? 2018, 2019, 2020, 2021। तो मुख्यमंत्री पर्यटन संबल योजना जो है वो कब शुरू हुई? 2021 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 2021 में मुख्यमंत्री पर्यटन संबल योजना प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, कोटा, नीमराणा। तो राज्य का पहला स्पाइस पार्क जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ किया गया? आप कमेंट करके बताइए। पहला स्पाइस पार्क जोधपुर ग्रामीण में, और कहाँ पर कमेंट करके बताइए। दूसरा जो है वो कोटा में, कोटा में रामगंज मंडी, रामगंज मंडी।
कोटा में दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित किया गया। और मसालों के लिए हमारे राजस्थान में कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो बारा, कोटा, झालावाड़, ये जो जिले हैं वो राजस्थान में मसालों के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है तांबा निक्षेपण जिला सही सुमेलित नहीं है। तो सिंघाना, झुंझुनू, बिदासर चूरू, राजपुरा दरीबा, राजसमंद, रेल मगरा, उदयपुर। तो कौन सा तांबा मतलब कि उत्खान जो है वो जिले के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रेल मगरा। रेल मगरा जो है वो राजसमंद में, कहाँ पर है? राजसमंद में। रेल मगरा जो है वो राजसमंद में स्थित है। और राजपुरा दरीबा राजसमंद में हो गया, सिंघाना झुंझुनू में हो गया, और बिदासर जो है वो चूरू में हो गया। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दाहोद येल्लो किसकी फसल है? जो दाहोद येल्लो है, दाहोद येल्लो किस फसल की उन्नत किस्म है? जो कौन सी फसल है उसकी किस्म है? गेहूं, चना, तरबूज, कपास। तो दोहद येल्लो जो है वो चना की किस्म है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चना की किस्म है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है बंद बारेटा अभ्यारण्य किस नदी के किनारे है? जो बंद बारेटा अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके बताइए कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं मानसी वाकल नदी के साथ, काकुन नदी के पास, चंबल नदी के पास, परवा नदी के पास। तो बंद बारेटा अभ्यारण्य जो है किस नदी के किनारे है? काकुन नदी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, काकुन नदी के किनारे भरतपुर में स्थित है। बात करें मानसी वाकल के किनारे, तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारे इसके मानसी वाकल नदी के किनारे उदयपुर में। चंबल नदी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य चंबल नदी के किनारे। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई है? भीखाबाई सागवाड़ा नहर जो है वो राजस्थान बनास, चंबल, लूणी, माही। तो भीखाबाई सागवाड़ा नहर जो है वो कहाँ पर है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में स्थित है। कौन सी? भीखाबाई सागवाड़ा नहर किस नदी के किनारे? माही नदी के किनारे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, माही नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, सेई परियोजना का संबंध किस बांध से है? जो सेई परियोजना है उसका संबंध किस बांध से? ज्वारा सागर, जमई बांध, हेमावास बांध, हेरी के बिराज। तो सेई परियोजना का संबंध किस बांध से है? जमई बांध से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो सेई परियोजना है वो कहाँ की है? उदयपुर से, इसमें मतलब कि उदयपुर से जल जो है वो जमई बांध में ले जाया जाता है। जमई बांध में जलापूर्ति के लिए सेई परियोजना है। ये राजस्थान की पहली परियोजना है, लंबी परियोजना है, सबसे लंबी परियोजना है। अगला प्रश्न मुक्ति काव्य संग्रह के रचयिता हैं। जो मुक्ति काव्य संग्रह है उसके मतलब कि रचयिता कौन है? मिटेश निर्मोही, विजय शर्मा, कीर्ति शर्मा, आशाधर पारासर, आशा पारासर। तो मुक्ति जो है वो किसकी संग्रह है? कविता संग्रह है। इसके रचयिता है मिटेश निर्मोही। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिटेश निर्मोही जो है वो मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन 1949, 1950, 1952, 1953। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन जो है वो कब हुआ? 1950 में हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1950 में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन किया गया। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? 1921 में भवानी नाट्यशाला जो है वो भवानी सिंह द्वारा, किसके द्वारा? भवानी सिंह द्वारा कब कहाँ स्थापित की गई? जयपुर, अजमेर, झालावाड़, जैसलमेर। तो 1921 में कहाँ स्थापित की गई? झालावाड़ में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में स्थापित की गई 1921 में। तो अगला प्रश्न है हमारा 565वां प्रश्न है दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी माउंट आबू, उदयपुर, कुंभलगढ़, नाकोड़ा। तो दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी स्थित है माउंट आबू में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माउंट आबू में स्थित है, सिरोही में। दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। दूध तलई हमारे दूध तलई है वो उदयपुर में स्थित है। दूध तलई उदयपुर में पिछोला झील जो है उसके पास में स्थित है दूध तलई। इसके पास ही हमारे मनसापूर्ण करनी माता का मंदिर स्थित है। कौन सी? मनसापूर्ण करनी माता का मंदिर स्थित है, जहाँ पर रोपवे भी संचालित है। अगला प्रश्न नहीं है हमारे पास। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए, और आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।